नमस्कार। देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से आज उन्होंने देश को संबोधित किया। जाहिर सी बात है, अभी तक मोदी की पूरी जो राजनीतिक यात्रा है, खासकर केंद्र में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, शायद ये सबसे टफ समय है मोदी के लिए। क्योंकि खासकर जिस तरह का 50% के आसपास टैरिफ की तलवार लटक रही है देश के बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर, जो खासकर, और 18 से 20% अमेरिका के साथ हमारा व्यापारिक संबंध एक्सपोर्ट में 18 से 20% का हिस्सा है। साथ ही जाहिर सी बात है, अभी तक जो तीसरा कार्यकाल है उसमें मोदी की जो पॉलिटिकल पोजिशनिंग है वो भी एक तरह से पिछले कार्यकाल की तुलना में बहुत कमजोर है। आज मोदी ने लाल किले से देश के लोगों से जो कुछ भी कहा, उसके क्या मायने हैं, उसका क्या मतलब है। मोदी क्या देश के लोगों को समझा रहे थे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद खासकर विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, उन सारी बातों को लेकर मोदी के भाषण को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शिखा सलारिया हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और द प्रिंट से जुड़ी रही हैं, बहुत शानदार जर्नलिस्ट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से। ओके, तो शिखा से इस पूरे विषय पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपको और सभी दर्शकों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, शिखा, मैं सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि आज मोदी जी जब बात कर रहे थे तो किस तरह की चुनौतियां थीं, और खासकर पूरी बातचीत को आप अगर उनके पूरे भाषण को अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करूं, तो आपको मोटी मोटी क्या चीज दिखा उस पूरे भाषण में? देखिए, मोदी जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लीडर हैं और पॉलिटिशियन हैं, बहुत ही मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं। चाहे आपने बहुत सही कहा कि अभी बहुत ही एक कमज़ोर समय में वो हों, और वैश्विक स्तर हो या फिर अपना, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जिस तरीके से विपक्ष उन पर हमलावर है। लेकिन फिर भी देखिए, जो नेता होते हैं और ख़ास करके अगर वो एक पूरे देश का अगुवा है, तो उसे अपनी बात और पूरे लोगों को ऐसे कम्युनिकेट करनी पड़ती है ताकि वो अपने सभी अपने फॉलोअर्स और अपने से जुड़े सभी लोगों को, समर्थकों को इस बात का आश्वासन दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मोदी जी वो काम करने में माहिर हैं हमेशा से, और आज भी उन्होंने वही करके दिखाया। आज उन्होंने कई चीज़ों को बैलेंस भी किया, चाहे वो विपक्ष का हमला हो या फिर ट्रंप का जो ताबड़तोड़ टैरिफ वॉर चल रहा हो, और चाहे वो जो हमारे नेबर्स हैं, हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से जो बातचीत हो रही है, आसिम मुनीर का जो जिस तरीके से रुख है आप देख ही रहे हैं, उसको भी हैंडल किया उन्होंने। तो कई चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपने सबसे लंबे, मैं पढ़ रही थी कि 12वें जो उनका ये 12वां जो वक्तव्य है, मैं समझती हूँ रेड फोर्ट से, उसमें सबसे ज़्यादा लंबा भाषण उनका रहा है। और आज उन्होंने, आपने देखा होगा कि चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी देशों से संबंध हो, चाहे वो हमारी जो राजनीतिक जो एक पूरी जो गुटबंदी हो रही है माइग्रेंट्स को लेकर, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने जीएसटी को ईज आउट करने की बात की, और उसे एक तरीके से उसका सरलीकरण करने के बारे में उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि दिवाली गिफ्ट एक मिलने वाला है। तो ये एक बड़ा अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, क्योंकि जीएसटी से कई लोग परेशान हैं, और जीएसटी एक बहुत ही खराब तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ लॉ है। ये मैंने खुद भी देखा है, मैंने कई बार रिपोर्टिंग की। उत्तर प्रदेश में जब मैं स्टेट हेड थी, तब उस समय मैंने कानपुर के ट्रेडर्स के ऊपर और पूरे उत्तर प्रदेश के ट्रेडर्स के ऊपर भी काम किया, और ये पाया कि जीएसटी बहुत ही पुअरली, बहुत ही खराब तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये एक बहुत ही ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं। लेकिन जब हम बात राजनीतिक उस पर करते हैं, तो राजनीतिक पटल पर आप देखेंगे बहुत ही उन्होंने एक दिलचस्प उन्होंने बात कही। उन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स की बात की। उन्होंने कहा कि जो माइग्रेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो डेमोग्राफी है, हमारे देश का जो एक 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 एक, एक जो लोगों के बीच जो कई तरीके का जो एक समान तरीके से रहने का, और उनका जो एक साथ में उठने बैठने का, और जो जहाँ पे भी हम अलग अलग स्टेट्स को देखते हैं, उन स्टेट्स में जो लोगों का रहन सहन है, कहीं ना कहीं उसको एक हिलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। उनका कहना है कि डेमोग्राफी के साथ और चेंजेस
बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पे आपने देखा होगा कि तुरंत टीएमसी भी हमलावर हुई और देश की तमाम अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खास करके टीएमसी, क्योंकि जो माइग्रेंट्स की बात इसीलिए उठ रही है क्योंकि आपने देखा होगा फिलहाल में सबसे ज्यादा अगर किसी पे एक्शन हुआ है बांग्लादेश से हमारे रिश्ते खराब होने के बाद, तो वो बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर तमाम तरीके की तमाम स्टेट्स में, खास करके नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जहां जहां भी भाजपा शासित स्टेट्स हैं, वहां पर उन सभी राज्यों में इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर, खास करके बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के ऊपर पुलिस सख्त हुई है। उनको जो है डिपोर्ट करने की बात हुई है। कई जगह डिपोर्टेशन गलत पाई गई हैं, कई जगह ऐसा हुआ कि पता चला कि बाद में वो हमारे ही लोग थे और उनको वापस आना पड़ा। तो इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर इसीलिए बात हो रही है और टीएमसी इसीलिए हमलावर है क्योंकि टीएमसी का मानना है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों की जब आप बात करते हैं तो बात हो रही है बांग्लादेशियों की, लेकिन काम आप कर रहे हैं बंगालियों के खिलाफ जो हमारे अपने ही लोग हैं। तो ये एक राजनीतिक तौर पे मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी जो एक आने वाले दिनों में एक गहमा गहमी इस पे चलेगी वो इसी मुद्दे पर रहेगी कि इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो देश का जो एक समन्वय है कैसे खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा। एक बड़ी जी बताएं, आवाज थोड़ा म्यूट अनम्यूट कर। जी जी नहीं, आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, और एक और जो वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है उसमें भी एक तरीके से बदलाव की एक स्थिति भी आपने देखी होगी कि हम थोड़ा सा आक्रामक हुए हैं और कई लोगों को जो राजनीति जो वैश्विक स्तर की जो जियोपॉलिटिक्स है उसे पढ़ते हैं उनका ऐसा मानना है कि ये जरूरी भी था। लेकिन आज जो बात हुई है वो बात हुई है सुदर्शन चक्र की। तो पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि हम अपना एक सुदर्शन चक्र डेवलप करने का भारत का एक कदम रहेगा अगला। तो ये आप देखें, ये बड़ा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इजराइल के पास आयरन डोम है अपना, और हम देखते हैं कि जिस तरीके से अन्य भी राज्य हैं, स्टेट्स, नेशंस हैं, जैसे रशिया है, हर किसी का अपना अपना एक चाहे गोल्डन डोम की बात करें, यूएस गोल्डन डोम की तरफ देख रहा है, इजराइल के पास आयरन डोम है, इजराइल उस पर बहुत निर्भर करता है। वैसे ही हमारे लिए दूसरे देशों से बचने के लिए, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके हमलों से भी बचने के लिए हमारे पास एक सुदर्शन चक्र को डेवलप किया जाना जरूरी है। ऐसा पीएम मोदी ने घोषणा कर दी कि वो डेवलप होगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इजराइल से हमें जो इंटीग्रेटेड कमांड एक सर्वेलेंस एक सिस्टम मिला था, उसने आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था बहुत मदद मिली थी पाकिस्तान से आ रही जितनी भी मिसाइलें थी उनको इंटरसेप्ट करने में। उनको इससे पहले कि वो ज्यादा नुकसान कर पाती उनको हवा में ही उड़ा दिया गया। उस सिस्टम की वजह से काफी हम लोग जो है हमें राहत मिली और हमारी जो सेनाएं हैं तीनों, खास करके हमारी जो वायु सेना है उसने बहुत अच्छा कार्य किया उसे यूज करके भी। मुझे लगता है ये पहला बहुत ही गंभीर एक चैलेंज था वायुसेना के लिए भी, जो उन्होंने बहुत अच्छे से जिसको टैकल किया। लेकिन अब सुदर्शन चक्र की बात हो रही है तो ये मुझे लगता है ये आप देखिए ये बहुत ही वृहद स्तर पर अब एक अलग ही ऊंचे स्तर पर ये होगा। ये उस इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम से भी आगे जाएगा, सर्वेलेंस सिस्टम से। तो मैं समझती हूँ कि इसके पीछे जो हमारे विरोधी हैं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जहां से कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो रहा है, जो हम पर हमला करने के नए नए रोजाना सपने देखते हैं, आसिम मुनीर रोजी कोई ना कोई ख्याली पुलाव बनाकर बैठते हैं। और मुझे लगता है कि उस चीज को पूरे तरीके से दुश्मनों को भी ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है बिल्कुल भी इस चीज को हल्के में नहीं ले रहा है। आपने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी रिमार्क्स देखे होंगे, उनकी तरफ से भी जितने भी वक्तव्य आ रहे हैं बहुत ही मजबूती के साथ आसिम मुनीर की और उनके जो जितने भी सिपह सलाहकार हैं उनकी बातों को काटने का पूरा प्रयास करती है रोजाना एमईए। तो मुझे लगता है सुदर्शन चक्र के द्वारा भारत एक और भी अपने मजबूती से आगे खड़े रहने के लिए और अपनी जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है, हमारी जो देश की सीमाएं हैं, उनको बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और पूरी तरीके से सक्षम है। ये एक मैसेज देने का पूरे तरीके से मुझे लगता है कि आपने बहुत सही कहा कि देश की खासकर जियो पॉलिटिकल जो पूरा अलाइनमेंट है वो बदल चुका है। मुझे आज मैं सवेरे भी चर्चा कर रहा था, एक फिल्म है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, उसमें एक परिवार की कहानी है जिस परिवार में क्या होता है कि
उन लोगों को ऐसा डर होता है कि वो न्यूक्लियर वार होने वाला है और रेडिएशन फैलेगा, तो वो लोग बंकर बनाते हैं, 1 महीने के लिए घर में खाने वाने की व्यवस्था करते हैं और बंकर में चले जाते हैं। और कुछ दिन बाद जब वो वापस आते हैं, 10-20 साल बाद, जब उनको लगता है कि रेडिएशन खत्म हो गया है, तो जब वो बाहर आके पाते हैं कि एक्चुअली में हमला हुआ ही नहीं था और दुनिया बदल चुकी है। मुझे लग रहा है पिछले 20-25 दिनों में जो भारत के खासकर न्यूज में नहीं हो, उसके लिए जिस तरह का अलाइनमेंट, चाइना हमारे लिए रो रहा है और कह रहा है जी कि अमेरिका बहुत गलत कर रहा है, तो वाकई दुनिया बहुत बदल चुकी है और ये ऐसी परिस्थिति थी जिसमें मोदी जी के साथ। लेकिन मैं इसको समझना चाहता हूँ शिखा, कि खासकर जब मोदी जी एमएसएमई की बात कर रहे हैं जी और सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं और तमाम उन्होंने बातें कही और उन्होंने खासकर वोकल फॉर लोकल की बात की, जी तो इन सारी बातों के आईने में क्या ऐसा लगता है कि जब हमारा शेयर बाजार मंडे को खुलेगा, अब 2 दिन तो छुट्टियां हैं, उसके बाद इस पे व्यापार, खासकर जो बिजनेस एंटिटी हैं, वो किस तरह का रिएक्शन देंगे? दूसरी एक और बात है इसके आगे, मैं अपना, चूंकि मैं पॉलिटिकल, उसमें आपने बताया कि बहुत तरह से असहमत की आवाज आई, मोदी जी की तमाम बातों पर टेकाया, लेकिन राहुल गांधी आज नहीं दिखे, क्या आज कार्यक्रम में जी नहीं थे क्या? जी जी राहुल गांधी भी नहीं थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं थे, और दोनों ही बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी जो है अपनी शुभकामनाएं देश के स्वतंत्रता सेनानियों और जितने भी हमारी तमाम सेनाएं हैं उनको उनको अपनी शुभकामनाएं दी, लेकिन दोनों ही इस पूरे मतलब बहुत बड़ा मौका होता है स्वतंत्रता दिवस, उस दौरान बिल्कुल। वो नहीं थे। एक जगह एक ऐसा सुनने में आ रहा था कि जो सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, बैठने की जो व्यवस्था होती है, और जिस तरीके से, जबकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और अब उनको देखिए, पिछली बार जब वो आए थे तब वो उस समय भी मुझे लगता है आई थिंक सरकार बन गई थी मोदी जी की, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लिए गए थे या फिर नहीं चुने गए थे, मैं थोड़ा सा इसमें वो, बट आई थिंक जी उस समय भी थे, लेकिन उस दौरान वो भी शायद खुश नहीं थे। और इस बार तो जाहिर सी बात है कि देखिए देखिए हम अगर हम इसको समझें, पार्लियामेंट में भी अगर आप देखें, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में ही बहुत गहरा अविश्वास नजर आता है। और बिल्कुल। आज भी जो हमने देखा वो कहीं ना कहीं उसे ही दर्शा रहा था कि ये इतना गहरा अविश्वास है दोनों पक्षों के बीच में कि स्वतंत्रता दिवस जैसा बड़ा, जो सबसे बड़ा दिवस जी होता है हमारे भारतवर्ष के लिए, उस दौरान भी अगर हमारे विपक्ष से लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है और जो हमारी सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, सबसे ज्यादा एमपीज वाली ऑपोजिशन पार्टी है, उसके अगर अगुवा नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही खराब एक संदेश जाता है। लेकिन बिल्कुल। ये भी दर्शाता है कहीं ना कहीं कि जो विरोधाभास है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है जिसे मैं कहूंगी, बहुत गहरा चुका है। और पार्लियामेंट में तो हमें दिखाई देता ही है कि किस तरीके से राहुल जी जो है लगातार हमलावर हो रहे हैं, खड़गे जी लगातार हमलावर हो रहे हैं, जब से खास तौर पे जब से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने रेजिग्नेशन दिया है, उसके बाद से राज्यसभा में भी तमाम तरीके की आप गतिविधियां नहीं, देख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा समझना चाहूंगा। मोदी जी क्या सेलेक्टिव नहीं है क्या? ठीक है, इसको इस तरह से देखा जाए। आज मोदी जी ने आरएसएस की भूमिका की बात की, जब वो स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे थे तो उन्होंने ज्योतिबा फुले से लेकर तमाम लोगों की बात की। लेकिन मोदी जी भी बहुत कई बार सेलेक्टिव लगते हैं। एक बार वो स्वयंसेवकों को उन्होंने नमन किया और कहा कि आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन खासकर वो स्वतंत्रता संग्राम को के तमाम सेनानियों को याद करते हुए मोदी जी भी क्या सेलेक्टिव नहीं दिखे? देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस, खास करके मोदी जी के स्तर का अगर पॉलिटिशियन हो, तो वो हर एक वक्तव्य बहुत ही सोच समझ के और बहुत सिलेक्टिवली बोलेगा। तो ये सिलेक्टिव होना मुझे लगता है कि हो सकता है मतलब कई लोग उसे उनकी स्ट्रेंथ मानते हों, उनको इस चीज को बिल्कुल। उनकी एक गंभीरता और उनका एक जिसको बोलते हैं ना, उनका एक मास्टर स्ट्रोक मानते हो कि उनको पता है कब क्या सिलेक्ट करना है। ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है पॉलिटिशियन के लिए। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सिलेक्टिव है, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ कि वो सिलेक्टिव हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनके स्तर का अगर कोई पॉलिटिशियन होगा तो उसे तो, और जिस तरीके की राजनीति खास तौर पर मोदी जी के आने के बाद हुई है, तो वो जो सिलेक्शन है वो 2014 के बाद से तो और ज्यादा हमें दिखाई दिया है। और जहां तक बात हो आरएसएस की, तो देखिए आरएसएस के साथ जिस तरीके के संबंध अभी फिलहाल भाजपा के हैं, भाजपा के नहीं, भाजपा नेतृत्व के हैं,
तो आप देखेंगे कि उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक खटास हमें दिखाई देती है। अभी मोहन भागवत जी ने बात की कि शॉल जब आप ओढ़ लेते हो तो आपको समझ जाना चाहिए, तो उससे बहुत एक संदेश भागवत जी ने देने का प्रयास किया। तो नेचुरल सी बात है कि बहुत जाहिर सी बात है कि मोदी जी भी अपने हर वक्तव्य से और जो वो नहीं कहते हैं उससे और संदेश देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जब बोलते हैं तब तो संदेश ही संदेश है, लेकिन मोदी जी जब नहीं बोलते हैं तब और भी ज्यादा संदेश देने का वो उनका प्रयास रहता है। तो आरएसएस की भूमिका इसलिए भी उन्होंने जिक्र किया क्योंकि आरएसएस 2024 के बाद से भाजपा नेतृत्व ये पूरे तरीके से समझ गया है कि आरएसएस को दरकिनार करना भाजपा के लिए ना तो फायदेमंद है और वो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। तो अगर हम चाहे हम एसआईआर ले लें, चाहे हम बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा मशीन लगा लें, लेकिन जब तक जमीन पर आरएसएस के वर्कर भाजपा के वर्कर निकल करके वोट मांगने नहीं जाएंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं पर उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे, तब तक आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, वो जो आपके जो निर्णायक गोल हैं, जो आप राजनीतिक तौर पर आपके जो गोल सेट हैं कि भाई हमें हर चुनाव जीतना है, क्योंकि बीजेपी को आजकल के जमाने में एक चुनावी मशीन की तरह देखा जाता है। तो अगर चुनावी मशीन का एकांकी गोल है तो वो यही गोल है कि वो अपनी हर चुनौती को, हर राजनीतिक चुनाव को जीते, और बीजेपी का यही प्रयास रहता है, वो लगे भी रहते हैं। लेकिन आज के समय में भाजपा नेतृत्व को ये चीज पूरे तरीके से समझ आ चुकी है कि आरएसएस को इग्नोर कर कर आप नहीं जीत पाएंगे। अगर जीतेंगे भी तो वो जीत बहुत फीकी रहेगी और मतलब जीतना भी मुश्किल ही है एक्चुअली। उसके बाद आप तमाम तरीके की चीजें होंगी। फिर राहुल गांधी आपको महाराष्ट्र के कई तरीके के उदाहरण दे देंगे, बेंगलुरु के कई तरीके के उदाहरण दे देंगे, उत्तर प्रदेश के उदाहरण दे देंगे। तो इस तरीके के उदाहरण आते रहेंगे क्योंकि सच्चाई जो है वो धीरे धीरे अपने आप को परिलक्षित कर देती है। अच्छा, एक चीज और मैं जो फाइनल आपसे एक कमेंट चाहूंगा, मोदी की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है, ये तो मतलब इस बात को हमें स्वीकारना चाहिए। आज से कुछ सालों पहले या कुछ 1-2 वर्षों पहले तक मोदी जब बोलते थे तो पूरा देश ठहर जाता था, सुनता था। ऐसा माना जाता है कि इधर हाल के वर्षों में मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है। ये तमाम तरह के इंडेक्स और तमाम तरह के सर्वे से ऐसी जानकारी मिलती है। एक समय कहा जाता था कि मोदी जब बोलते हैं, या हम लोग देखते थे कि मोदी जब भी कुछ कहते थे तो पूरा देश ठहर जाता था। आज के पूरे भाषण को आप, खासकर मोदी का जो पॉपुलर स्टाइल है बात करने का, मोदी इस देश के अंतिम व्यक्ति को एक तरह से वो एड्रेस करते थे। और आज देश में कहा जाता है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ही योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो मोदी की मुकाबले ज्यादा मानी जाती है। और जब मोदी आज बात कर रहे थे तो जो मोदी का एक पॉपुलर स्टाइल है, क्या आपको लग रहा है कि मोदी के ऊपर जिस तरह का दबाव था, चाहे वो जियोपॉलिटिकल दबाव हो, चाहे देश में राजनीतिक मोर्चे पे जो दबाव हो, उसके बाद क्या मोदी के आज के पूरे भाषण में, हालांकि उन्होंने कहा कि दीपावली में हम गिफ्ट दे रहे हैं, जीएसटी को रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद अलावा उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही, लेकिन क्या लगता है इसको अगर हम पॉपुलर स्टाइल के, मोदी के स्टाइल के नजरिए से समझने की कोशिश करें शिखा, तो फाइनल जवाब आपका कि इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, और खासकर जो आने वाले चुनाव है? जी एक्चुअली देखिए, जैसे आपने सही कहा, चुनाव आने वाले हैं, और जहां तक पॉपुलैरिटी की बात है, देखिए मोदी जी ये उनका 12वां भाषण है एज प्रधानमंत्री, और वो हमारे देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 3 बार चुने गए हैं। ऐसा केवल जवाहरलाल नेहरू जी के साथ हुआ, हमारे पहले प्रधानमंत्री के साथ। तो मोदी जी बहुत ही अनडाउटेडली, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही पॉपुलर, एक्सट्रीमली पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं भारत के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए हर व्यक्ति, हर पॉलिटिशियन का एक समय होता है, और अभी जो समय है, अभी समय इस तरीके का है कि कहीं ना कहीं उनका जो एक चाहे वो देश की राजनीति के स्तर पर हो, चाहे वैश्विक स्तर पर हो, कई तरीके के दबाव, कई तरीके की उलझने महसूस केंद्रीय नेतृत्व को हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहला भी कहा था कि इसी चीज को दर्शाना नहीं, यही एक मंझे हुए पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा एक मुझे लगता है कि एक सिंबल होता है, सबसे बड़ा चिन्ह ही यही होता है, और इस चीज को करने में मोदी जी बहुत ही सक्षम है। लेकिन मोदी जी की बात से अगर मैं थोड़ा सा हटूं, लोगों में लोकप्रियता क्यों कम होती है?
इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन होता है, वो होता है वोटर फैटिग। जब चाहे हम वोटर की बात करें, चाहे हम बात करें लिसनर की, दोनों ही जो लोग हैं, चाहे वो एक वोटर है, चाहे वो एक लिसनर है, वो कहीं ना कहीं एक थकान, एक फटीग महसूस करने लगता है एक समय के बाद। मोदी जी अपने 12वें वर्ष में हैं एज ए प्रधानमंत्री, तो नेचुरल सी बात है कि कहीं ना कहीं लोग उनके स्टाइल, उनके वक्तव्य, उनका जो एक सेंस ऑफ डिलीवरी है, उससे वाकफियत रखते हैं। अब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री जब कोई बात करते हैं, या जब कोई बड़ा ऐसा इवेंट होता है, या बड़ा कोई ऐसा दिवस होता है जैसे स्वतंत्रता दिवस, तो वो किन किन बातों को छू सकते हैं, या मतलब क्या उनका स्टाइल हो सकता है, और अगर बातें नहीं भी पता होंगी तो लहजा क्या रहेगा, क्या उनका एक अप्रोच रहेगा, ये मोटा मोटा मुझे लगता है कि हर बच्चा आज जानता है। तो कहीं ना कहीं वो एक फटीग है जो लोगों के अंदर आ जाता है। और वो आपने वाराणसी के चुनाव में भी देखा होगा, जैसे जो उनकी लोकप्रियता का स्तर है, उसमें उस पर तब डिबेट होने लगी जब चुनाव के नंबर सामने आए, तो मेरे कहने का मतलब रिजल्ट के नंबर सामने आए। तो उसके बाद से अब जो स्थितियां हैं काफी अलग हैं, और धीरे धीरे जो है, जो वैश्विक समीकरण है, जो नेशनल लेवल पे समीकरण है, और जिस तरीके से विपक्ष, खास करके राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में होने वाली SIR को लेकर के उन पर हमलावर हैं, और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से उसको एक पंगु बताया है कि भाई वो बिल्कुल एक तोते की तरह काम कर रहा है केंद्र सरकार के। तो नेचुरल सी बात है कि उस स्थिति में मोदी जी का जो एक स्टाइल था, एक जो उनका एक आक्रामक और एक जो एक मजबूत वक्ता का जो एक उनका एक अप्रोच रहता है, जो अपने आप को एक पूरा एक को प्रेजेंट करने का उनका एक स्टाइल रहता है, वो बिल्कुल साफ तौर पे नजर आया। लेकिन जो फटीग है लिसनर का, उस वजह से कहीं ना कहीं जो एक पॉपुलैरिटी है उसमें बिल्कुल थोड़ा सा कमी तो दिखेगी, क्योंकि वो चुनाव के बाद से ही बहुत चीजें क्लियर हो गई थी वाराणसी में जो चुनाव रहा। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके, और खास करके इसमें मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं मोदी जी के दोस्त की भी बहुत बड़ी गलती है। मोदी जी के एक दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने उनको इतना मुझे लगता है कि शायद मोदी जी ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई मेरे मित्र ही मुझे ऐसी एक स्थिति में डाल देंगे जिस वजह से मेरे लिए ये एक मुश्किल स्थिति होगी। तो मुझे लगता है ये गंभीर स्थिति बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भी ज्यादा बनी, क्योंकि मोदी जी आज भी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरीके से वक्तव्य आते हैं, और जिस तरीके से विपक्ष को बार बार, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई मदद कर रहा है आजकल के समय में विपक्ष की, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बार बार मदद कर देते हैं विपक्ष की, और उनको एक मौका, मुझे लगता है कम से कम 20 या 25 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके होंगे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, उसे बिल्कुल एक उग्र होने से और उग्र होने से रोका, उन्होंने उस चीज को रुकवाया उन्होंने, और ट्रेड का इस्तेमाल किया उस चीज के लिए, जबकि भारत कई बार MEA स्टेटमेंट दे चुका है कि ऐसा कुछ नहीं था, और केवल हमारे दोनों देशों के DGMOs के बीच में बात हुई थी। मोदी जी को भी खुद आकर कहना पड़ा एक बार तो, कि किसी भी अन्य देश में, पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा, मैं समझती हूँ कि कोई भी अन्य देश इसमें शामिल नहीं था, उसकी कोई भी मध्यस्थता नहीं थी, जो बिल्कुल साफ तौर पे ट्रंप को एक सीधा एक दो टूक एक इशारा था, बिल्कुल नाम ना लेते हुए। लेकिन US की एक ऐसी स्थिति है वैश्विक स्तर पे कि आजकल उसका हालत एक ऐसे दादाजी की तरह हो गया है कि जिन दादाजी की हम सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें कुछ कह नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो दादा हैं, उनकी वजह से भी बहुत मोदी जी को थोड़ा सा नुकसान कह सकती हूँ कि मतलब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष के बेस्ट फ्रेंड बने हुए हैं आजकल डोनाल्ड ट्रंप। तो वो जब भी उनका कोई वक्तव्य आएगा, वो कुछ ना कुछ कहेंगे। और आप ये भी याद रखिए कि देखिए, मोदी जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ट्रंप को बहुत शुरुआती तौर पर मदद की थी। और आप जानते हैं कि भाई जब मोदी जी जब गए थे US में, और उस दौरान उन्होंने बहुत एक सॉलिडारिटी के साथ लोगों को एड्रेस किया, और भारतीय जितने भी नागरिक, वहाँ के भारतीय मूल के नागरिक थे, उनको एड्रेस करते हुए बिल्कुल एक मतलब एक कहीं ना कहीं एक सटल एक समर्थन का एक दिखाई दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ट्रंप
जैसा दोस्त मित्रता भूल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसे मित्रों ऐसा की दोस्त छाया से दूर रखें ऐसे भगवान। ऐसे दोस्त अगर आपके जीवन में होंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जो है उस चीज को भुगतेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है दर्शकों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके के दोस्त मित्र आप बनाते हैं। तो बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे आप नहीं बनाने चाहिए। आपने बहुत शानदार इंसाइट रखा। हाउडी मोदी के दिनों के बारे में याद करके जी ऐसा लग जी रहा जी है कि 360 डिग्री का बदलाव आ गया है। बहुत शानदार इंसाइट रखा और शायद मोदी के आज के भाषण को समझने में सिखा आपने बहुत मदद की। आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को भी हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।